नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले किसान बिल की तरह अग्निपथ स्कीम भी वापस लेगी मोदी सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक एडीजीपी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार, राहुल गांधी ने कसा तंज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के सांसदों व विधायकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी का वीडियो उदयपुर से जोड़कर किया था वायरल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एंकर रोहित रंजन पर भिड़ी यूपी और छत्तीसगढ़ की पुलिस, नोएडा में हिरासत में लिया गया। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओवैसी का तंज, ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल, महंगाई और बेरोजगारी के लिए मुगल है जिम्मेदार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के कीजिए सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले किसान बिल की तरह अग्निपथ स्कीम भी वापस लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, असम में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कहा कि मोदी सरकार फैसले जल्दी में लेती है। जिस तरह किसान बिल वापस लिया गया, ठीक उसी तरह उन्हें अग्निपथ स्कीम भी वापस लेनी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक एडीजीपी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार, तो राहुल गांधी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा के भ्रष्टाचार और नौकरियों की बिक्री ने कर्नाटक में हजारों युवाओं के सपने को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री इस वक्त गृह मंत्री भी हैं और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या ये भाजपा का सब खाएंगे सबको खिलाएंगे वाला क्षण है। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण के सिलसिले में कर्नाटक अपराध जांच विभाग ने सोमवार को अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। जिस समय ये घोटाला हुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृतपाल भर्ती विभाग का नेतृत्व कर रहे थे और इसके बाद बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं और इसके बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का तबादला एडीजीपी आंतरिक सुरक्षा प्रभाग के पद पर कर दिया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के सांसदों व विधायक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज, राहुल गांधी का वीडियो उदयपुर से जोड़कर किया था वायरल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के फर्जी वीडियो को वायरल करने के आरोप में भाजपा के 3 सांसदों, एक विधायक और एक भाजपा नेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर जिले में 5 लोगों पर दर्ज एफआईआर में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की जनता के बीच भ्रम फैलाकर भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है और ये गंभीर अपराध है। इस घटना से देश के कांग्रेस नेता आहत हुए हैं। शिकायत पर पुलिस ने धारा 505 केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष व जिला शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद नायक सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सिविल लाइन थाने में भाजपा के सांसद राज्यवर्धन राठौर, सांसद सुब्रत पाठक, सांसद भोला सिंह और विधायक कमलेश सैनी एवं भाजपा नेता सुरेंद्र पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एंकर रोहित रंजन पर भिड़ी यूपी और छत्तीसगढ़ की पुलिस, नोएडा में हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में पत्रकार रोहित रंजन के घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस मंगलवार सुबह पहुंच गई। इसके बाद गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और 2 राज्यों की पुलिस भिड़ती दिखी। अंत में नोएडा की पुलिस ने रोहित रंजन को हिरासत में ले लिया और इससे पहले सुबह पत्रकार ने खुद ही ट्वीट कर घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने की जानकारी दी और यूपी पुलिस के अधिकारियों को टैग कर पूछा कि क्या ये नियम अनुसार सही है। इस पर यूपी पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पुलिस मौके पर है और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, एडीजी लखनऊ जोन और गाजियाबाद के एसएसपी को टैग करते हुए रोहित रंजन ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है, क्या ये कानूनन सही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी का तंज, ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल, महंगाई और बेरोजगारी के लिए मुगल हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मामले में वो केंद्र सरकार पर हमला बोलने से
नहीं चूकते हैं। ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार हैं। AIMIM के ट्विटर हैंडल से ओवैसी का एक वीडियो शेयर किया गया है। ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और इसमें वो केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भारत के युवा अगर बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल 100 रुपये के पार है, यकीनन इसके पीछे पीएम मोदी नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। ओवैसी ने आगे कहा कि बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये का है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है और अगर ताजमहल नहीं बना होता तो पेट्रोल आज 40 रुपये में मिलता। मैं मानता हूं कि ताजमहल लाल किला बनाकर मुगलों ने गलती की, वो पैसा बचा कर रखना चाहिए था। दोस्तों, इसी के साथ देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं मुगल है, ये कह के असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है या कुछ और? कांग्रेस ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर भगवा पार्टी पर उठाए गए सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी के बीजेपी से कथित कनेक्शन मिलने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने दफ्तर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगवाकर भगवा पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सवाल उठाया गया है कि ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बीजेपी को इस मसले पर घेरने की कोशिश की है। लश्कर आतंकी तालिब हुसैन शाह और उसके सहयोगी फैजल अहमद डार के पकड़े जाने की खबर आते ही बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना के साथ शाह की कथित तस्वीरें और पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल का हत्यारा रियाज बीजेपी का सदस्य निकला। इसके बाद जम्मू में पकड़े गए आतंकी तालिब अहमद शाह बीजेपी का पदाधिकारी निकला जो अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बना रहा था। आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उन्होंने कहा कि तालिब की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बंगाल से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि BCCI के बॉस की बात आती है तो बीजेपी वंशवाद की बात नहीं करती। ममता ने अमित शाह के बेटे की याद दिलाकर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह की याद दिलाते हुए पलटवार कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2020 में भाग लेने पहुंची थी और जहां उनसे एंकर द्वारा वंशवाद पर सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब BCCI के बॉस की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जब कोई BCCI का शीर्ष बॉस बनता है तो वंशवाद की राजनीति की कोई बात नहीं होती है। उसका उल्लेख केवल उन लोगों के लिए किया गया है जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता की शराब पार्टी पर की छापेमारी, एक नाबालिग समेत 41 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, गुजरात में वलसाड पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने रविवार रात एक बीजेपी नेता की शराब पार्टी पर छापेमारी कर एक नाबालिग समेत 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जांच जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम को वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका के करंजवेरी गांव के एक फार्म हाउस में शराब पार्टी किए जाने की विशेष सूचना मिली थी। पुलिस ने 15,000 रुपए की 25 भारत निर्मित विदेशी शराब की बोतलें और 64,000 रुपए की देशी शराब बनाने का सामान जब्त किया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने दी बीजेपी और शिंदे गुट को चुनौती, का हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिला प्रमुखों के साथ बैठक में जमकर बरसे। ठाकरे ने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का प्रयास शिवसेना को खत्म करना है। उन्होंने जिला प्रमुखों शिवसेना को मजबूत करने का आह्वान दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट को ललकारते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। मुंबई में स्थित शिवसेना भवन में पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव लड़कर दिखाओ। ऐसे खेल खेलने की बजाय जनता के दरबार में जाओ। अगर हम गलत हैं तो लोग हमें घर में बिठा देंगे और अगर आप गलत हो
तो लोग आपको घर पर बिठा देंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के अमृत जयंती वर्ष में महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ उसके बारे में सभी सच बोलें। विधानसभा का मनमाना आचरण संविधान का अपमान है। साथ ही उन्होंने जिला अध्यक्षों से कहा कि लड़ना हो तो मेरे साथ रहो। बता दें कि शिवसेना के 39 से ज़्यादा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए हैं और इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की आंध्र यात्रा। प्रधानमंत्री के चौपर के निकट प्रदर्शनकारियों ने उड़ाए काले गुब्बारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान पीएम के हेलीकॉप्टर से नज़दीक काले रंग के गुब्बारे देखे गए, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद सामने आया विजुअल में गुब्बारों को पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के नज़दीक देखा जा सकता है। वैसे पुलिस का कहना है कि सुरक्षा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और ये गुब्बारे पीएम के रवाना होने के करीब 5 मिनट बाद एयरपोर्ट के करीब 4.5 किलोमीटर दूर छोड़े गए। जिस एयरपोर्ट में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी वहां कुछ कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये हाथ में काले रंग के गुब्बारे और तख्तियां लिए थे और पीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मामले में 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक कार्यकर्ता लापता है। प्रधानमंत्री ने विशेष विमान से हैदराबाद से विजयवाड़ा के लिए उड़ान भरी थी और एक हेलीकॉप्टर से भीमावरम पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया था। तब पीएम मोदी पठानकोट में रैली करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका काफिला किसान आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा पीएम मोदी का सुरक्षा काफिला वहां से वापस लौटा था और इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा था। बाद में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर खेद भी जताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश करने के मामले में बीजेपी एमपी और 4 अन्य पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर पेश किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में राज्यवर्धन राठौर और 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन पर राहुल गांधी के बयान को फेक न्यूज़ की तरह फैलाने का आरोप है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने 6 राज्यों में राज्यवर्धन राठौर, भोला सिंह सहित कई विधायक और सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र केरल में वायनाड के कार्यालय में तोड़फोड़ के संदर्भ में बयान दिया था, जबकि इसे उदयपुर की घटना से जोड़ा गया। उदयपुर में एक दर्जी की 2 लोगों ने मंगलवार को चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी थी। एक मामला जयपुर में भी दर्ज हुआ है। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर, सेना के मेजर सुरेंद्र पुनिया और उत्तर प्रदेश के विधायक कमलेश सैनी समेत कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शनिवार रात मामला दर्ज किया गया। जयपुर के बनी पार्क थाने में कांग्रेस नेता राम सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 153A, 295A, 120B और आईपीसी तथा आईटी एक्ट 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने उनके वायनाड स्थित ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों के बारे में कहा था कि वो बच्चे हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए, लेकिन जी टीवी में चला दिया गया कि उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया है उनके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बच्चे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों क्या जी टीवी ने जानबूझकर ये बदमाशी की है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी है और अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, जिस दिन मस्जिद पक्ष अपनी बची हुई दलील रखेगा। गौरतलब है कि जब अगली तारीख यानी 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की जिरह समाप्त होगी, तब हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा और इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने 30 मई को केस को खारिज करने की मांग रखते हुए अपनी दलीलें रखी थी। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने पिछले दिनों एक अर्जी दाखिल की थी। याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की और याचिका में कहा कि इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला अदालत
भारत के समक्ष सबसे पहले 18 अगस्त 2021 को आया था, जब राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा पाठ की मांग करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था। इस मामले के मद्देनजर कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था एवं ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील कर दिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कोर्ट के आदेश से जिस वजूखाने को सील किया गया है उसमें स्थित पत्थर की एक संरचना को लेकर विवाद है। पत्थर की उस संरचना को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पत्थर की वो संरचना एक पुराना फव्वारा है। बहरहाल इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को प्रकरण की सुनवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन, बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ राजधानी भोपाल में मैराथन मार्च करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच गए हैं और वो प्रचार खत्म होने तक इंदौर में ही रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी। आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, फोटो पोस्ट करके पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी तालिब हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तालिब हुसैन से जुड़े मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और इसमें तालिब बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ नजर आ रहा है और साथ ही इसमें एक चिट्ठी भी है जिसमें तालिब हुसैन बीजेपी से जुड़ा बताया गया है। बता दें कि जम्मू के रियासी में रविवार को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए राजौरी जिले में आईईडी विस्फोट मामले के फरार आरोपी समेत 2 खूंखार आतंकवादियों को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों आतंकियों की पहचान राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैजल अहमद डार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तालिब भाजपा का सदस्य था। भाजपा नेताओं ने जानकारी दी कि उसने 2 महीने पहले ही आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जम्मू प्रांत के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले सप्ताह होगी इसकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है और इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि इस साल 2017 में 70,000 से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव, 6 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। उन्होंने यह बयान रकांपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया। शरद पवार ने अपने पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं से राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में शामिल रकांपा के एक नेता ने शरद पवार के हवाले से कहा कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है, इसीलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। एनसीपी नेता के मुताबिक शरद पवार ने बैठक में कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था में खुश नहीं हैं। एक बार मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार गिर जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्यपाल मलिक फिर मोदी सरकार पर भड़के, कहा किसानों के बाद जवानों को कर रही तबाह, रिटायरमेंट प्लान भी बताया। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को पानीपत में एक कार्यक्रम में कहा है कि पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया और अब वो सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा।
पानीपत के सीक गांव में आयोजित कार्यक्रम में मलिक खाप के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान समाज के लोगों ने गवर्नर का स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि देश में ना तो किसान खुश है और ना ही जवान खुश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उसने किसानों को बर्बाद किया और अब जवानों का नंबर है। यही नहीं, किसान आंदोलन को भी उन्होंने आधी लड़ाई जीतने जैसा ही बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने आधी लड़ाई ही जीती है, क्योंकि अभी भी MSP को लेकर कानून नहीं बन सका। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।